नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों की खबर। इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और रोज की तरह शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों के साथ जो आज दिन भर चर्चा में रही, सुर्खियों में रही। शुरुआत बिहार से करते हैं। चुनावी राज्य बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा तस्वीरें रोहतास की हैं। यहाँ का मठिया गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दरअसल विवादित जमीन पर कब्जा करने को लेकर दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ लोग हाथ में पिस्तौल और डंडे लिए आगे बढ़ रहे हैं। पीछे कुछ और लोग आते हैं, उनके हाथों में भी हथियार है और चेहरे पर गमछा बंधा हुआ है। दोनों पक्षों में तू मैमे के बाद हाथापाई और लाठियां चलती हैं। मारपीट की घटना में आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। और ये जो तस्वीर है ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में विपक्ष ने एक अनोखे किस्म का विरोध प्रदर्शन आज किया। महाविकास अघाड़ी ने बनियान और लुंगी पहनकर विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ का विरोध कैंटीन वाली थप्पड़ मारने वाली घटना को लेकर किया गया। गायकवाड़ ने आकाशवाणी कैंटीन में वहां के स्टाफ के साथ मारपीट की थी। और ये खबर यूपी की है, फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर पालिका परिषद के ईओ का एक वीडियो आज चर्चा में है। अधिकारी सुरेंद्र प्रताप सिंह वीडियो में खास अंदाज में डांस करते दिख रहे हैं। नगर पालिका के दूसरे कर्मचारी और सभासद भी वहां पर मौजूद हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद से ये मामला शहर में अब चर्चा का विषय बन गया है। ईओ साहब का कहना है कि हमारा निजी जीवन है, इसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। और अब बात यूपी के ही संभल की। यूपी के संभल में पुलिस ने 3 लड़कियों को अरेस्ट किया। आरोप है कि तीनों लड़कियां गाली गलौज वाले वीडियो बनाती थी और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करके पैसे कमाती थी। हर महीने 25 से 30 हजार रुपए की इनको आमदनी होती थी। पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस कस्टडी में भी ये कंटेंट क्रिएटर बहुत कैजुअल अंदाज में दिखाई दी। और अब ये जो तस्वीर है ये उत्तराखंड की है, बाढ़ की तस्वीर। देहरादून की एक वीडियो सामने आया है। विकास नगर में पानी के तेज बहाव में कार फंस जाती है। ड्राइवर निकलने की कोशिश करता है लेकिन कार पानी की तेज धार के सामने टिक नहीं पाती। पानी धक्का मारकर कार को सड़क के नीचे गिरा देता है। कार नीचे गिरने के बाद किसी पत्थर में फंस जाती है। बाद में गाँव वालों ने मशक्कत करके ड्राइवर की जान बचा ली। रस्सियां डालकर कार चालक को बाहर निकाला गया। और ये तस्वीर भी उत्तराखंड के हरिद्वार की। हरिद्वार के मुजफ्फरनगर के रास्ते में कांवड़िया आपस में भिड़ गए। लड़ाई का कारण बहुत अजीब था। पैदल चल रहे कांवड़ियों ने एक गाड़ी रोक ली। उस गाड़ी में कुछ शिव भक्त सवार थे। उनके पास काफी मात्रा में गंगा जल था। सड़क के रास्ते कांवड़ ले जाने वाले कांवड़ियों की आपत्ति इस बात पर थी कि गाड़ी में गंगा जल ले जाना हिंदू धर्म का अपमान है। ये नकली कांवड़िए हैं। असली कांवड़िए तो कंधे पर गंगा जल लेकर पैदल चलते हैं। स्थानीय पुलिस ने बाद में बीच बचाव किया। गाड़ी में सवार शिव भक्तों को सुरक्षित निकालने का रास्ता दिलवाया। और अब ये तस्वीर आवारा कुत्तों से जुड़ी हुई एक और अफसोसजनक तस्वीर है। घटना कर्नाटक के हुबली की है, जहां दुकान से सामान लेने निकली बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। 3 साल की बच्ची बेखौफ होकर अपने घर से निकली और रास्ते में कुत्तों के हमले का शिकार हो गई। कुत्ते बच्ची को नोचते रहे, कभी उसके हाथ को नोचा, कभी उसके पांव पर दांत गड़ाए। आवारा कुत्ते उसे खींचते रहे। बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही। इस हमले से बच्ची को कई जगह गहरे जख्म लगे हैं, जिसे इलाज के लिए KIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये तस्वीर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक आम से भरा ट्रक पलट गया वहां की है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने गिरे हुए आमों को लूटा। ये तस्वीरें देहरादून के काफी फेमस रिस्पाना पुल की है। ट्रक सड़क पर पलटा हुआ नजर आ रहा है। भारी तादाद में लोग आमों को लूट रहे हैं। बैग, थैलियों, यहाँ तक कि स्कूटी की डिग्गी में भी आमों को भरा गया। आमों को लूटा गया। जिसके हाथ जितने आम लगे लोगों ने लूटे। ट्रक पलटने के बाद ड्राइवर सुरक्षित है। ट्रक अचानक कैसे पलटा इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती? ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? क्या है ये? क्या बदतमीजी है?
में पीछा कर रही हैं आंखें। हर गंदे दिमाग के ऊपर एक शिकंजा है। भीड़ का फायदा उठाने वालों, सावधान हो जाओ। इधर उधर छूने वालों, आदत छोड़ दो। जिनके हाथ काबू में नहीं रहते, वो अलर्ट हो जाएं। जो लड़की को देखते ही मचल जाते हैं, वो रुक जाएं। नो को यस समझने वालों की खैर नहीं। जहां भी भीड़ होगी, वहां पर गुप्त आंखें होंगी। जो हाथ आगे बढ़ेगा, उसे हथकड़ी मिलेगी। शर्म और संकोच का फायदा उठाने वाले अब बेनकाब होंगे। डर और मर्यादा का घूंघट ओढ़ने की मजबूरी खत्म। बैड टच करोगे तो अब नहीं बचोगे। बैड टच और गुड टच, आज की बड़ी खबर पर विस्तार से आइए बात करते हैं। बैड टच और गुड टच भारत की आधी आबादी का एक ऐसा सच जिसका स्ट्राइक रेट 100% है। 99.999% महिलाएं उम्र के किसी भी मुकाम में इस बैड टच से सुरक्षित नहीं रहती हैं। हर औरत की जिंदगी में एक क्षण जरूर आया है जब किसी ने उसे बिना किसी मर्जी के गलत तरीके से टच किया है। दुनिया का अकेला ऐसा गुनाह जिसके पीड़ित की संख्या 100 में से 100 है। ऐसा गुनाह जिसमें महिला हर उम्र में असुरक्षित महसूस करती है। ऐसा गुनाह जिसमें महिला हर जगह असुरक्षित है। घर, बाहर, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, शादी, शमशान, पैदल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, प्लेन, जहाज, हर जगह महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां महिला बुरी नजर और गलत टच से सुरक्षित हो। परिचित हो या अपरिचित, ज्ञात हो या अज्ञात, खतरा सबसे बना रहता है। कितनी बड़ी विडंबना है जो जन्म देती है, जो बहन होती है, जो पत्नी होती है, जो दादी, नानी, मौसी, बुआ, प्रेमिका और दोस्त होती है, उसका जीवन ऐसी असुरक्षा से भरा रहता है। और हम पिता, पति, भाई, मौसा, फूफा, प्रेमी और दोस्त होने के बावजूद उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। वक्त वक्त पर कुछ कदम उठाते हैं, कुछ कानून बनाते हैं, लेकिन वो वक्त की भीड़ में खो जाते हैं और उसी भीड़ में बैठे होते हैं बैड टच वाले भेड़िए, जिन्होंने इंसान की खाल ओढ़ रखी होती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, दो बड़े आयोजन एक साथ। एक तरफ बोनालू का उत्सव, दूसरी ओर मुहर्रम बीवी का आलम आयोजन। दोनों ही धार्मिक महत्व की इवेंट है। बोनालू में देवी की पूजा होती है। देवी के आशीर्वाद से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो लोग उनका धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा होते हैं। बीवी का आलम भी एक धार्मिक आयोजन है जो बीवी फातिमा को समर्पित है। महिलाओं को समर्पित दोनों आयोजन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर होती है। यह एक पवित्र मौका है, लेकिन इस मौके को दाग लगा रहा है बैड टच। ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती? ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? क्या है? हैदराबाद पुलिस ने इन बैड टच वाले भेड़ियों को टारगेट किया है। मकसद दो थे, धार्मिक आयोजन की शुद्धता और महिलाओं को सुरक्षा के साथ अपना उत्सव मनाने की आजादी देना। भीड़ के बीच भेड़ियों को टारगेट करने के लिए पूरी फील्डिंग सजाई गई और फिर जाल में धड़ाधड़ फंसने लगे बैड टच वाले भेड़िए।
पुलिस ने हर चीज का ख्याल रखा। भीड़ का फायदा उठाने वाले सबूतों की कमी में बच न सके। धार्मिक आयोजन की शुद्धता में भी जिनके दिमाग गंदगी से भरे हैं वो अंधेरे में निकल न सके। जो महिलाओं के महत्व को बढ़ाने वाले आयोजन में महिलाओं पर अन्याय करते हैं वो सीधे जेल तक पहुंचे। हमने अभी आपको शर्म की 10 तस्वीरें दिखाई हैं। ये भले हैदराबाद की हो लेकिन सच पूरे देश का दिखाती है और दर्द हर औरत का। ये बैड टच वाला हाथ अब टूटना ही चाहिए। और आइए अब बात करते हैं हैदराबाद पुलिस की, तेलंगाना पुलिस की उस वरिष्ठ अधिकारी से जिन्होंने ये पूरी मुहिम छेड़ रखी है और उनकी इस मुहिम की वजह से बड़े बड़े भेड़िए, ये जो भीड़ के भेड़िए हैं वो एक एक करके अब सामने आते जा रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। इस वक्त वहाँ की डीसीपी लावनिया जी इस वक्त जुड़ गई। लावनिया यादव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल जो लावनिया जी आपसे है वो ये, और जो मैं जानना चाहूँगा कि ये एहसास बहुत डरावना है। कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी भीड़ में आपका मौके का फ़ायदा उठाता है और महिलाओं को छूने की कोशिश करता है, गलत सलत उल्टी पुल्टी हरकतें करता है। ये जो आपका कैंपेन शुरू हुआ जिसको आप शी टीम नाम दिया है, ये आइडिया कहाँ से आया और कब से चल रहा है ये हमारा शी टीम्स जो है 2014 में पहली बार इसका इंसेप्शन हुआ है। उसके बाद हर एक महिला सेफ और सुरक्षित रहे इसके लिए शी टीम्स काम कर रहे हैं। शी टीम्स जो रेगुलर क्राउड्स होते हैं जहां महिलाएं ज़्यादातर आना जाना होता है, जैसे कॉलेज हो या बस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो या फिर मॉल्स हो, ऐसी जगहों पर परपेट्रेटर्स जो है अपने बैड टच से उनको एम्बैरस करने की, उनको सताने की हर तरह की कोशिश करते हैं। इसके लिए शी टीम्स ही एक जवाब है। जैसा हमारा शी टीम्स काम करता है उसमें इनकॉग्निटो मोड जो बोलते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं मगर हमेशा महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। और अगर कोई महिलाओं को सता रहे हैं उनका जो है वो वीडियो निकालते हैं और उस वीडियो के हिसाब से जो ऑफेंस बनता है उसके हिसाब से केस बुक किया जाता है। वाकई में बहुत ही आसान सा दिखने वाला लेकिन बहुत ही नायाब तरीका आपने और आपकी टीम ने खोजा है लावनिया जी। मैडम, आपसे मेरा सवाल यही है कि ये कुछ टाइम बाउंड है इस कैंपेन का, कुछ ही दिनों के लिए है या ये लगातार चलेगा? कुछ टाइमलाइन आप बता सकती हैं? जी, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये हमारे तेलंगाना में जो मुहर्रम फेस्टिविटीज़ और जो बोनालू फेस्टिविटीज़ हैं उसमें महिलाएं बहुत ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी सुरक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। इसीलिए स्पेशल टीम्स, एडिशनल टीम्स हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री CV आनंद IPS सर, DG और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी, उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमने शी टीम्स को स्ट्रेंथन किया है
और हर वो जगह जहाँ पे महिलाएं बोनालू एक फेस्टिवल की तरह कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी सुरक्षा का हम ख्याल रख रहे हैं। तो डीसीपी मैम, क्या ये माना जाए कि ये कैंपेन सिर्फ फेस्टिवल सीजन के लिए है या आगे भी आप इसको जारी रखेंगे? आप एक बात समझिए, हर दिन शी टीम्स पहरा देते हैं, हर दिन उनको वही ड्यूटी दिया जाता है जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा नंबर में हो और वहाँ पे उनको सुरक्षा की ज़रूरत हो। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कंटिन्यू होता रहेगा। जी, एक और चीज़ डीसीपी मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको मिल जाता है जब आप कैमरे पे किसी को पकड़ लेते हैं, रंगे हाथों आप पकड़ रहे हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि कुल कितने लोग पकड़े गए और क्या इनमें जो नाबालिग युवा हैं, ना छात्र होते हैं जो 18 साल से कम उम्र के, क्या वो भी हैं और कितनी सज़ा इनको मिल पा रही है? जी देखिए, हम बोनालू में 478 जो पर्सन्स है उनको हमने पकड़ा है रेड हैंडेड केसेस में, उसका भी वीडियो प्रूफ है। उन लोगों को ज़्यादातर छोटे बच्चे जो होते हैं, जो कि इस बार 92 लड़के हैं जी, उनको वॉर्न करके उनके पेरेंट्स को वो वीडियो दिखा के उनसे काउंसलिंग करके उनको छोड़ दिया जाता है ताकि वो दूसरी बार वो काम ना कर सके और उनके एजुकेशन पर कोई असर ना पड़ सके। जी, इसी हिसाब से जो मेजर्स होते हैं उनको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है और वो एविडेंस के हिसाब से जो कुछ भी बनता है केस, उसके हिसाब से पनिशमेंट दिया जाता है। और हमारे इस स्पेशल कैंपेन में ऑलमोस्ट 20 केसेस तक वॉर्न करके, फाइन डाल के और एक दो केसेस में तो 1 दिन का जेल भी दिया गया है। जी, एक चीज़ और बताइए डीसीपी मैम, जो वो नेम एंड शेम वाला जो थ्योरी होती है, क्या उसी के तहत ये आइडिया आपको आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल, पहला सवाल कि आइडिया आया कहाँ से आपके पास? हमें ये दिखाना था कि ऐसे लोग, अगर ऐसा कुछ भी कहीं भी महिलाओं के साथ होगा तो हमेशा शी टीम्स उनकी रक्षा करेगा और शी टीम्स उनके पीछे पड़ेगा जो ऐसे कार्य करते हैं। तो जो भीड़ में मौके का फ़ायदा उठाते हैं उन लोगों को बहुत चौंकने और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी गलत करेंगे तो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, खासकर वब अगर वो हैदराबाद में है। पर मैं इस सवाल को थोड़ा और, इस टॉपिक को बड़ा करता हूं मैम, और वो ये कि क्या एज अ IPS ऑफिसर आप ये चाहेंगी कि इस तरह की महिला सुरक्षा के जो ये कैंपेन है, जो ये मुहिम है, वो सिर्फ हैदराबाद में ना हो, देश भर में लागू की जाए? जी हाँ, ज़रूर। ये महिलाओं की सुरक्षा हर जगह हो, इसकी तो सबको चाह होती है और डेफिनेटली ऐसा कैंपेन हर इलाके में अपने देश के हर इलाके में हो, इसका मैं भी चाह करती हूँ। थैंक यू जी। एक लास्ट सवाल और मैम, और ये कि आपने शुरू में कहा कि आप इनकॉग्निटो होकर आपकी टीम काम करती है, यानी भीड़ में वो लोग मिक्स हो जाते हैं, आपकी टीम के लोग, पता नहीं चलता है पुलिस वाले अधिकारी हैं या पुलिस की मैडम हैं, कौन लोग हैं ये लोग। लेकिन जिनके आप वीडियो बनाते हो, जब आप उनको पकड़ते हैं तो क्या वो लोग आपसे आसानी से पकड़ में आ जाते हैं या वो अपना ओवर पावर करने की कोशिश भी करते हैं, खासकर फीमेल ऑफिसर्स को जो वहाँ मौके पर होती हैं? क्या उनकी सेफ्टी के लिए कुछ कदम उठाया गया है? हम वहीं पे रहते हैं, वो टीम जो है जो वीडियो रिकॉर्ड करती है वो वहीं पे रहती है और इमीडिएटली उसको टैकल करते हैं और महिलाओं पर फिर से अटैक ना करे ऐसा उसको हैंडल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लावण्या नाइक यादव मैम, और आपने एक नायाब फॉर्मूला हिंदुस्तान भर के पुलिस टीम्स को दे दिया है कि अगर पुलिस चाहे, अगर व्यवस्था चाहे किसी को इंसाफ दिलाना और गलत आदमी को पकड़ना, तो बहुत से तरीके हैं जो कि आसानी से किए जा सकते हैं। और ख़ासकर महिलाओं के संबंध में, महिलाओं को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको कहीं भी वो जाएं, उनको इस बात की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए कि कोई भी उनको ना गलत तरीके से देखेगा, ना गलत तरीके से छूने की कोशिश करेगा।
करेगा तो पकड़ा जाएगा, जेल की चक्की का आटा खाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिलाओं के साथ बैड टच के बाद पक्षियों के टच में इंसान के लिए छिपे खतरे की अब बात करेंगे। आप सब ने एक कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें कबूतरों का एक झुंड बहेलिए के जाल में फंस जाता है, फिर चूहा जाल काटता है और कबूतर उसके जाल से छूटकर उड़ जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं उसमें कहानी उल्टी है, उल्टी गंगा इसमें बह रही है। कबूतरों के जाल में इंसान फंस चुके हैं। कबूतरों को दाना डालने की आदत धर्म और दया का काम है, लेकिन बदले में हमें मिलती है बीमारी। हवन करने में हाथ जल रहे हैं। मुंबई में कबूतरों को दाना देने पर पाबंदी लगा दी गई है। जो भी दाना डालते हुए पकड़ा गया उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। बीएमसी ने अब तक करीब 1000 लोगों पर जुर्माना लगा दिया है। और इतना ही नहीं, मुंबई से कबूतर खाने भी अब बाहर किए जाएंगे। हिंदी सिनेमा और फोटोग्राफी में कबूतर भले ही कितने रोमांटिक लगें, लेकिन ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। कबूतर से दूरी है बहुत ज़रूरी। मुंबई की तरह पूरे देश में कबूतरों की बस्तियों से दूर जंगल में सीमित कर देना चाहिए और इन्हें दाना खिलाने का जो व्यापार शुरू हुआ है उस पर भी रोक लगनी ही चाहिए। क्यों कबूतर खाने बंद करें? आखी रात गुटखा बिकता है, आखी रात दारू बिकता है, आखा दिन भर लॉटरी बिकती है। उसमें कुछ नहीं उनको तकलीफ हो रही है, उसमें तकलीफ नहीं हो रही है क्योंकि हफ्ता मिलता है। हाँ, इसमें कोई देने वाला नहीं है। हाँ, क्यों गुटखा बेचना पहला बंद करो, पहला गुटखा बेचना बंद करो, पहला सिगरेट बेचना बंद करो। अधर्म के सामने धर्म की लड़ाई है। अधर्म के सामने धर्म की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई है क्या? जुलाई का दिन मुंबई के 51 कबूतर खानों के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। 23 जुलाई के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट इन कबूतर खानों को लेकर अपना फैसला सुना सकता है। 23 जुलाई को यह फैसला आ सकता है कि मुंबई के कबूतर खाने बने रहेंगे या हटा दिए जाएंगे। हो सकता है कि आप मुंबई में ना रहते हो और आपके मन में यह सवाल आए कि मुंबई के कबूतर खाने रहे या ना रहे, इससे हमें क्या। लेकिन बात ऐसी नहीं है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, यह खबर आपके लिए जरूरी है। आप इस बात को बस ऐसे समझिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जब 23 जुलाई को कबूतरों से जुड़े इस केस की सुनवाई होगी, तब अदालत स्थानीय प्रशासन और मानवाधिकार आयोग के अलावा मुंबई के मशहूर KEM अस्पताल के फेफड़ों रोग विशेषज्ञ का भी पक्ष सुनेगी। जाहिर है कि यह मामला कबूतरों को दाना खिलाने का और यह मामला आपकी सेहत से भी जुड़ा हुआ है। फिर चाहे आप महाराष्ट्र के मुंबई में रहते हो या हिमाचल के मनाली में, आप चाहे बिहार के मुजफ्फरनगर में रहते हो या गुजरात के मांडवी में। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 3 जुलाई को यह फैसला किया कि मुंबई के सभी 51 कबूतर खाने बंद किए जाएंगे। हमारी टीम मुंबई के दादर में मौजूद मशहूर कबूतर खाने में अलग अलग दिनों में पहुंची। मकसद ये जानना था कि स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। कबूतरों को खाना खिलाना है, दाना डालना लोग धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, पुण्य का काम समझते हैं, लेकिन मुंबई के लोग अब ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि तमाम ऐसे जो कबूतर खाने हैं मुंबई में, जिनकी संख्या 51 बताई जा रही है, उन्हें बंद करने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसका ऐलान विधान परिषद में किया। मंत्री उदय सामंत ने ये बताते हुए कि ये जो कबूतर हैं वो इंसानी सेहत के लिए बेहद जानलेवा है। जो कबूतर का मल होता है उसमें ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो सांस के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं और खासतौर से हमारे लंग्स को प्रभावित करते हैं। और सांस की दिक्कतें उन लोगों में ज्यादा दिख रही है जो ऐसे कबूतर खाने के आसपास लोग बसे हुए हैं। दादर में इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत ही मशहूर और पुराना, करीब 90 साल पुराना ये कबूतर खाना है। मुंबई वासियों को भी सुन के हैरानी हो रही है। आपको पता है कि कबूतर खाने सारे अब बंद कर दिए जाएंगे, आप दाना नहीं डाल सकते? ये सुना तो है, लेकिन ये सुन के अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम लोग इतने साल से इस चीज को कर रहे हैं। हमारा शॉप यही है। ऐसा नहीं होना मांगता है, ये बहुत साल से हमको इनका घर नहीं छोड़वाना मांगता है। किससे जास्ती बीमारी होता है और एक्सीडेंट कितने होते दिन में, तो वो भी ट्रेन और ये सब बंद कर दो। पब्लिक की रक्षा करने की भावना है ना,
तो कंप्लीट बंद कर दो व्हीकल, जिससे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। तो ये 21 ईयर्स हो गया कंप्लीट इस पे दाना डालते हुए, तो कभी कोई कंप्लेंट नहीं है। अभी जो सरकार ने फैसला लिया उसके लिए तो हम नहीं पहुंच सकते, बड़ी पुण्य का काम है, इसके लिए तो मना नहीं होना चाहिए। मैडम मैं 25 साल से दाना डाल रहा हूँ। अभी समझो यहाँ गुजराती, मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन, ये भाई साहब मुस्लिम है। क्या कबूतर और कबूतर खाना अब लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजाना दादर कबूतर खाने पर आकर इन कबूतरों को चना या जो भी ग्रेन्स डालना हो वो डालते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, दिलीप सुराना, आपके हाथ में जो है ये चने मैं देख रही हूँ, ये वही चने हैं जो आप कबूतरों को डालते हैं और ये बड़े चाव से खाते भी हैं। आपसे जानना है कि बीएमसी अब जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है, कह रही है कि फाइन लगाएंगी, आपको चने नहीं डालने हैं, 500 रुपये जुर्माना है, फिर भी आप डाल रहे हैं। हम डालेंगे, देखो जीव दया है, हम चैन है, डालना जरूरी है। उनको जंगल में छोड़ दो, हम किधर ना बोल रहे हैं। जीव दया करे तो अपन जीवन जी रहे हैं और पर्यावरण चल रहा है, कुत्ते हैं, गाय है, भैंस है, जो भी है जीव दया में आते हैं, इनकी व्यवस्था आप कर लो। अब आप खुद ही सोचिए कि जो 40 साल से यहाँ पर रोजाना आकर 3 समय इन कबूतरों को दाना डालता है, उनका कहना है कि अगर सच में बीमारी होती तो महज 4 से 5 साल में उन्हें भी कोई बीमारी जो है वो पकड़ लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और वो 40 साल से यहाँ पर दाना डाल रहे हैं, 72 साल उनकी उम्र है। और ऐसे में एक और जहाँ पर अब सरकार इन कबूतर खाना को लेकर एक्शन मोड में है और इनके खिलाफ जो है इसे कैसे हटाया जाए और लोगों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग जो ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने धर्म से जोड़ते हैं, उनका कहना है कि वो फाइन भी भरने के लिए तैयार है, लेकिन इस प्रकार कबूतर को दाना डालना वो नहीं रोकेंगे। एक पक्ष आस्था और विश्वास का है तो दूसरा पक्ष स्वास्थ्य का। जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ 2021 की एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग लंबे समय तक कबूतरों के मल या पंखों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें सांस संबंधित बीमारियों का खतरा आम लोगों से 3 से 5 गुना ज्यादा होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड फैसला है। एज ए चेस्ट फिजिशियन हम पिजन रिलेटेड काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी पेशेंट्स देखते हैं, जिसमें सिंपल बार बार सर्दी होना या अस्थमा जैसे सिम्टम्स आना, इसके अलावा एक तरह का लंग फाइब्रोसिस काफ़ी बार देखने को मिलता है, जिसको मेडिकली हम क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहते हैं। ये पिजन फेदर्स और एक्सक्रीटा, इनमें से जो एंटीजेंस निकलते, एक तरह के पार्टिकल्स निकलते, वो पार्टिकल्स लंग में अपने फेफड़ों में एंटर करके वहाँ पे काफ़ी सारा इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, उधर काफ़ी ज़ख्म हो जाते हैं। अगर मैं लंग फाइब्रोसिस के 100 पेशेंट देख रहा हूँ तो उसमें से एटलीस्ट 40 to 50% पेशेंट ये क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की वजह से हैं, जो हिस्ट्री पे हमें पता चलता है कि ये काफ़ी बार पिजन एक्सपोजर से ही हुआ है, जिसको कंफर्म करने के लिए हम छाती का CT स्कैन करते हैं और एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट है जिसमें से कोरिलेशन हो जाता है। पिछले दिनों मुंबई में 38 साल की विद्या पाटिल की मौत के पीछे भी कबूतर के मल से फैला संक्रमण ही बताया गया। लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी पर कमजोर शरीर ने साथ छोड़ दिया। उनके घर पे वगैरह बहुत सारे पिंजन वगैरह आते थे, फिर उनको साफ सफाई करने की बहुत आदत थी। जो भी आ जाते जो शीट वगैरह करते थे, शी कैन क्लीन एवरी डे। सो मोस्ट प्रोबेबली उसके वजह से ही उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो डॉक्टर ने ये बोला कि उसकी वजह से हुआ है? जी, डॉक्टर ने क्लियर कट बोल दिया था कि 2 साल पहले ही उनका ये पिंजन की वजह से ये बीमारी हुई थी। महाराष्ट्र विधान परिषद में कबूतरों से होने वाली बीमारियों पर लंबी चर्चा हुई। मंत्री उदय सामंत ने कहा कि लोग कबूतरों को बर्गर, पिज्जा खिला रहे हैं। बीएमसी को फौरन कबूतर खानों को बंद करने के आदेश दिए। बीजेपी नेता ने कहा कि उन्होंने कबूतर के कारण अपना नजदीकी खोया है। मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 51 कबूतरखाने आहेत। माझा तर पर्सनल लॉस झालाय। माझी मामी वय वर्ष 53 ही अंधेरीला भरडावाडीमध्ये राहते, स्वर्गीय शीतल सटाणेकर, आणि हिचा मृत्यू हा केवळ आणि केवळ या कबूतरांच्या विष्ठेमुळे झालाय। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से कबूतरों की आबादी में 150% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। कबूतरों की बढ़ती संख्या के साथ ही बढ़ते सांस की तकलीफ वाले मरीजों को देखें तो फैसला जरूरी लगता है, लेकिन मुंबई की पहचान बने इन कबूतर खानों पर पूरी तरह से पाबंदी लागू करना बीएमसी के लिए बड़ी चुनौती होगी।
फिलहाल कोर्ट के फैसले का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कबूतर खानों को हटाने के फैसले के विरोध में जिन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, उनका एक तर्क यह भी था कि ऐसा करने से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। हमने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर से पूछा कि इस मामले में धर्म का क्या पक्ष है। अतिथि से लेकर के पशु पक्षी जानवर सबको दाना खिलाने का, अन्न खिलाने का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई भी ग्रह जनित दोष है या नक्षत्र जनित दोष है या वार जनित दोष है, तो पक्षियों को अगर दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, जल दान करते हैं, दान का तात्पर्य उनको भोजन कराने से तात्पर्य है, तो अगर पक्षियों को करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रह जनित दोष की भी शांति होती है। हमारे यहाँ पूरे सृष्टि में पशु पक्षी प्रकृति में जो भी जीव 84 लाख जोनियां उत्पन्न हुई हैं, आज जो अन्न पर आश्रित हैं, जल पर आश्रित हैं, आया मनुष्य के पास ही सौभाग्य है कि वो अन्न उत्पन्न कर सकता है और जल उनको ग्रहण करा सकता है, तो निश्चित रूप से गृह कलह भी दूर होता है। तो आज से ठीक एक हफ्ते के बाद यानी कि 23 जुलाई को यह फैसला आ सकता है कि कबूतर खाने रहेंगे या हटाए जाएंगे। जो फैसला आएगा उसका असर भी पड़ेगा। आपको इसकी टाइमलाइन भी बता देते हैं, आखिर इसकी शुरुआत कब से और कहां से हुई। दरअसल पिछले साल भर में मुंबई में फेफड़ों की बीमारी, एलर्जी और फंगल इन्फेक्शन से जुड़ी शिकायतें बढ़ने लगी थी। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों में ऐसा दिखा। मेडिकल रिपोर्ट्स में ऐसा सामने आया कि कबूतरों की बीट यानी मल से ये संक्रमण फैल रहा है। इसी साल मई के महीने में बीजेपी के एमएलसी प्रवीण दरेकर ने महाराष्ट्र विधान परिषद में ये मामला उठाया और दावा किया कि उनकी बुआ की मौत कबूतरों की वजह से हुई है। फिर 3 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के 51 कबूतर खानों को तुरंत बंद करने का फैसला किया और ये निर्देश भी दिया कि कबूतरों को दाना खिलाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 5 से 12 जुलाई तक बीएमसी ने कुल 107 लोगों से 61,900 रुपए का जुर्माना भी वसूला। कई कबूतर खानों से अनाज के बोरे और अवैध निर्माण का सामान जब्त किया गया और उनको ध्वस्त किया गया। इसी बीच 11 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई, जिसमें कहा गया कि यह कार्रवाई धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विरासत का उल्लंघन है, जिसके बाद कोर्ट ने बीएमसी से जवाब तलब किया और कबूतर खानों को हटाने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। अब 23 जुलाई को कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और वो केईएम अस्पताल के फेफड़ा विशेषज्ञ बीएमसी के अधिकारी के साथ साथ मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि का भी पक्ष सुनने वाला है। अच्छा हाँ, अचानक मुझे एक बात और याद आ गई और वो ये कि सिंगापुर ऐसा देश है जहां पर कबूतर नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश करके इस बीमारी को अपने घरों और देश से हमेशा के लिए बाहर कर दिया है। आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। दिल्ली में, राजधानी की बात कर रहा हूं मैं, राजधानी में, देश की राजधानी में पिछले 2 दिनों में 10 स्कूलों और कॉलेजों को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। ऐसी धमकियां पहले भी मिली है और हर बार फर्जी पाई गई। लेकिन इन धमकियों का एक और पहलू है। इनकी वजह से प्रशासन को एक्शन में आना पड़ता है, खास तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि आप इन धमकियों को हल्के में नहीं ले सकते। और इस सब का नतीजा ये होता है कि समय और पैसा दोनों लग जाते हैं। आम लोग, जिनमें बच्चे और अभिभावक दोनों शामिल हैं, टेंशन से गुजरते हैं, वो अलग कहानी है। अच्छा हो कि बम की अफवाह कभी सच साबित ना हो, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अफवाहें भी भारी नुकसान कर सकती हैं? एक बम की कॉल होती है तो पूरा इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पुलिस विभाग, फायर विभाग और एम्बुलेंस तीनों के पास इमरजेंसी सर्विस के लिए एक साथ कॉल जाती है। फायर ब्रिगेड की 3 से 4 टेंडर मौके पर पहुंच जाते हैं। एक फायर टेंडर में वाटर टेंडर यानी पानी का टैंक होता है, फोम टेंडर यानी पानी असर ना करे तो फोम बनाने वाले केमिकल होता है, पाउडर टेंडर यानी विशेष अग्निशामक पाउडर होता है, रेस्क्यू टीम हाइड्रोलिक कटर जैसे उपकरण लेकर चलने वाले ट्रक को लेकर आती है। एरियल ट्रक यानी ऊंची इमारतों में आग बुझाने या बचाव कार्य के लिए लंबी सीढ़ी लेकर चलने वाले ट्रक भी पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं पुलिस की। अफवाह ही सही,
लेकिन ऐसे मौकों पर पुलिस का बम निरोधक दस्ता, एटीएस कमांडो और लोकल पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। एक कॉल पर करीब 100 जवान पहुंच जाते हैं और कई गाड़ियां पहुंचती हैं। इसके साथ कई एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचती हैं। स्पॉट को सर्च करने में और सैनिटाइज करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। यानी ये इमरजेंसी गाड़ियां और पुलिस जो किसी इमरजेंसी के काम आ सकती थी, वो एक होक्स कॉल के बाद हालात को समझने में लग जाती है। इस तरह एक फर्जी कॉल से निपटने में लाखों रुपए का खर्च होता है। ये अलग अलग केसेस में अलग अलग प्राप्त मालूम हुआ है, तो उसको ये मानसिकता की भी बात है। कोई आदमी ऐसे कॉल करके अपना सैडिस्टिक प्लेयर जिसे कहते हैं, अपने आप में उसको मज़ा आता है, लेकिन बाद में उसको मालूम होना चाहिए। सभी के लिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ आम पब्लिक के लिए, कि इस प्रकार की कॉल करने से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है और पुलिस को अननेसेसरीली अपना दूसरा ज़रूरी काम छोड़कर और वो उसके लिए पूरा उसकी सर्च करनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम लाइटली नहीं ले सकते। कॉल करके या ईमेल के जरिए जब भी किसी अस्पताल को धमकी दी जाती है, मरीजों को शिफ्ट करना, उन्हें एक आईसीयू से दूसरे आईसीयू ले जाना अपने आप में एक बड़ा काम होता है। इसी तरह फ्लाइट में जब बम की कॉल होती है तो कॉल होते ही एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। उस समय एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों पर पाबंदी लग जाती है। केवल वही विमान उतरता है जिसमें बम की कॉल हो। विमान उतरते ही एयरपोर्ट पर पुलिस, एनएसजी, सीआईएसएफ और फायर जैसी एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। विमान को टैक्सीवे पर आइसोलेटेड जगह पर ले जाया जाता है। सभी यात्रियों को उतारा जाता है। पूरा लगेज भी निकालकर चेक किया जाता है। इस कार्रवाई में 4 से 5 घंटे लगते हैं। एक अनुमान है कि विमान में बम की कॉल से 2 से 3 करोड़ का नुकसान होता है। समय की बर्बादी अलग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल अरेस्ट देश की ये विचित्र और विकराल समस्या बनती जा रही है। हर रोज डिजिटल अरेस्ट की खबरें सामने आती हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि अपनी खबरों के जरिए, अपनी कवरेज के जरिए आपको अवेयर कर सकें, आपको जागरूक बना सकें कि बिना जेल और बिना हवालात के इस देश में कोई अरेस्ट मुमकिन ही नहीं है। जो ये बात कही जाती है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया, ये सरासर गलत है, आपको धोखे में रखा जाता है। लेकिन हर दिन कोई ना कोई डिजिटली अरेस्ट हो जाता है। सरकार कह के थक गई कि देश की कोई एजेंसी इंटरनेट पर किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो बैंक हो। वो किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट पर या फोन पर या आपके लैपटॉप पर बिठा के आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से रखिए, ध्यान से अपने मन में बांध लीजिए। डिजिटली अरेस्ट कोई किसी को नहीं कर सकता है। ये एक धोखा है, ये एक फार्स है। लेकिन पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग भी कई दिन तक डिजिटली अरेस्ट होकर अपने घर में बैठे रह जाते हैं और इतने ही नहीं, जिंदगी भर की जमा पूंजी भी गंवा देते हैं। हमने इसी महीने 14 तारीख को डिजिटल अरेस्ट पर आपको सावधान किया था। साथ ही बताया था कि इस पूरे मामले में बैंकों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, क्योंकि पैसा तो डिजिटली ट्रांसफर होता है। यानी ऑफिशियली आप किसी को कैश नहीं दे रहे हैं, आपके अकाउंट से डिजिटली पैसा ट्रांसफर हो रहा है आपके अकाउंट से स्कैमर के अकाउंट में। और जब तक ये पैसा नेटवर्क में है, यानी आपके अकाउंट से निकल के स्कैमर के पास गया, स्कैमर से निकलकर और अन्य छोटे छोटे अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ और फिर वहाँ से वो एटीएम के जरिए निकाला गया या विदेश में भेजा गया, ये जो पूरा ट्रांजैक्शन का टाइम है, ये डिजिटल टाइम है। और इसीलिए इसको बैंक चाहें तो आसानी से रिवर्ट कर सकते हैं अगर बैंकों के पास ऐसा टेक्निकल मैकेनिकल सिस्टम हो। लेकिन ऐसा होता नहीं। बैंक अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और आपके अकाउंट से आपकी गाड़ी कमाई, जिंदगी भर की कमाई मिनटों में छू हो जाती है। और इसका बुरा असर अब देखिए कहां तक पहुंचना शुरू हो गया है। क्यों मैं इसको, समस्या को विकराल कह रहा हूं? बहुत बड़ी खबर इस मामले पे अब सामने आई है और ये खबर बेंगलुरु से है, जहां पर ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार एक व्यक्ति ने डिजिटली गिरफ्तारी के खौफ में आकर आत्महत्या कर ली। जी हां, सुसाइड कर लिया। कुमार नाम का यह व्यक्ति बेंगलुरु के कंपनी में ठेके में काम करते थे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि विक्रम गोस्वामी नाम के व्यक्ति ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर उन्हें धमकाया। दावा किया कि कुमार, आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं।
कुमार ने डर के मारे अपने बैंक अकाउंट से जालसाजों को 11 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। सुसाइड नोट में कुमार ने हालांकि यह भी जिक्र किया है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ने लगी थी, इसलिए भी उन्होंने आत्महत्या की है। घटना बेंगलुरु में चन्नापटना की है। साइबर क्राइम पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर, और यह खबर भी कर्नाटक से ही है। कुछ दिनों पहले देश में एक चौंकाने वाली खबर और सामने आई थी, और वो हमने आपको विस्तार से दिखाई भी थी। कर्नाटक के गोकर्ण में गुफाओं के भीतर एक महिला और उसकी 2 बेटियां जिंदा मिली थी। इसके आगे कुछ पता नहीं चल रहा था। ये महिला भी विदेशी है, बच्चे भी विदेशी मूल के दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज इस रहस्यमय कहानी में एक नया किरदार सामने आ गया। ये इजराइल का एक नागरिक है। इसके बाद कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ आया है, आप भी देखिए। नौ जुलाई का दिन, कर्नाटक के गोकर्ण के पास पहाड़ियों में पुलिस की गश्त। घने जंगल के बीच झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है। पुलिस आगे बढ़ी तो झाड़ियों के पीछे एक गुफा मिली। पुलिस पास गई और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। गुफा में एक महिला और उसकी 2 बच्चियां थीं। महिला देसी नहीं विदेशी थी। माँ और बेटियां तीनों बिल्कुल स्वस्थ और साफ सुथरे, नहाए धोए, खाए पिए। महिला रूसी मूल की है। उनका नाम नीना कुटिन है। उम्र 40 साल। उनकी बड़ी बेटी की उम्र 6 साल और नाम है प्रिया। 4 साल की छोटी बेटी है, नाम है अमा। पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू किया और एक आश्रम में उन्हें रख दिया था। पहले जब नीना से पूछताछ हुई तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। बच्चों के पिता और उनके डीएनए टेस्ट की भी इजाजत नहीं दी थी। ये बातें आपको पता होंगी, लेकिन अब इस मामले में एक नया किरदार सामने आ गया है। ड्रोर गोल्डस्टीन ये इजरायली नागरिक हैं और इन्होंने उन दोनों बच्चियों का पिता होने का दावा किया है। I came to India. It was almost 8 years ago. First time to travel to see India. I was very interested in the culture. मैं करीब 8 साल पहले इंडिया आया था, घूमने के लिए आया था। तब मैं गांव में नीना से मिला, मुझे उससे प्यार हो गया। हमने काफी समय साथ में बिताया। अब हमारी 2 बेटियां हैं। And we spent 7 months here together. Then we spent more time in Ukraine, and nowadays we have 2 daughters together. ड्रोर अपनी बच्चियों की शेयर्ड कस्टडी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि नीना उनको बच्चियों से कम मिलने देती थी, लेकिन अब उन्हें उनकी बच्चियों से मिलने दिया जाए। 2 days after I saw the police report, the news, and I immediately booked a ticket. न्यूज देखने के बाद मैंने देखा कि ये लोग कहाँ हैं। मैंने सीधा टिकट बुक किए और मैं उनसे मिलने आ गया। मुझे अपनी बच्चियों की शेयर्ड कस्टडी चाहिए। And I want to have a shared custody. Want to be able to be in touch and close to my 2 daughters. करीब 8 साल पहले ड्रोर और नीना की मुलाकात गोवा में हुई थी, जिसके बाद दोनों में प्यार हुआ और ड्रोर से नीना की 2 बेटियां हुई, जिसके बाद ड्रोर इजराइल वापस चले गए, लेकिन नीना भारत में ही रही। ड्रोर का कहना है कि उन्होंने कई बार भारत आने की कोशिश की, लेकिन इजराइल में युद्ध के चलते वो नहीं आ पाई। उन्होंने ये भी बताया कि नीना और उनके बच्चों के लिए वो हर महीने उन्हें पैसे भी भेजा करते थे। फिलहाल नीना और उनकी बेटियों को बेंगलुरु लाया गया है, जहां वो ड्रोर से मिल सके। तीनों को उनके वतन भेजने की तैयारी सरकार अब कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अद्भुत कहानी है नीना की, और नीना को कहा गया कि नेचर लवर है और नेचर के बीच में रहना चाहती थी, इसीलिए वो गुफाओं में रहकर अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। मेडिटेशन करती थी, भारतीय भगवानों की पूजा पाठ करती थी, पूरी तरीके से भारतीय परंपराओं में वो सीख जाना चाहती थी, बंध जाना चाहती थी। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक यहाँ खबरों की खबर में ले रहे हैं, तुरंत लौट कर आता हूँ, बने रहिए हमारे साथ।